कहते हैं जहां चाहा है वहीं रहा है और ऐसा करके दिखाया है मेरठ की तस्कीन खान ने। मेरठ की तस्कीन खान चौथे अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करती हैं और 736वीं रैंक लेके आती हैं और वो भी महज 25 साल में। बहुत स्वागत है, मेरे साथ तस्कीन खान जी हैं। तस्कीन खान जी, बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, तहजीब टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि कैसे आपने शुरुआत की, कैसे आपके अंदर ये इच्छा शक्ति जागी कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है? तो अपने कॉलेज के दिनों में मैं कुछ स्ट्रीट प्लेज और थिएटर वगैरह से एसोसिएटेड थी। तो उस टाइम पे मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि वॉलंटियरिज्म भले ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मगर अगर आप डायरेक्टली लोगों के जीवन पे इम्पैक्ट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप लोगों से बात कर सकें, उनकी प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली जान सकें, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू उसे इम्प्लीमेंट करवा सकें। तो मुझे लगता है कि हमारे जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो यूपीएससी के थ्रू बनाए जाते हैं, उनके पास ये कहीं ना कहीं कैपेसिटी आ जाती है कि वो डायरेक्टली लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि थोड़ा अपने बारे में बताएं, थोड़ा परिवार के बारे में बताएं और परिवार में कौन कौन है आपके अलावा। और अब तो बड़ा खुशी का माहौल होगा क्योंकि जब से आपने यूपीएससी क्रैक किया है उसके बाद आपको थोड़ा भी टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, लगातार मिलने वालों के, रिश्तेदारों के कॉल आ रहे होंगे और खुद से भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूरी लाइफ ही बदल जाती है वंस यू क्रैक दिस एग्ज़ाम। और जो लोग पहले शायद बात भी नहीं करते थे, अब सब लोग बात करते हैं। अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून से की है और मैंने अपना कॉलेज डीबीएस पीजी कॉलेज देहरादून करणपुर से पूरा किया। इसके बाद मैं कुल 1-1.5 साल के लिए पैजेंट्री से एसोसिएटेड रही और उसी दौरान मैं कुछ कॉन्टेस्ट के लिए भी पार्टिसिपेट कर रही थी, जैसे मिस इंडिया हो गया वगैरह वगैरह। बट मैं उसके लिए ऑडिशन नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरी 2 mm हाइट जो थी वो कम रह गई थी। और उसके बाद क्योंकि मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, वी आर नॉट दैट इकोनॉमिकली वेल, तो और मेरे पापा का रिटायरमेंट भी हो गया था 2018 में, तो फिर हम मेरठ शिफ्ट हो गए। और उसके बाद 2019 एंड से मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन हज हाउस से स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, दिल्ली कैसे पहुंचे और कैसे आपको लगा कि मन में एक विचार आया होगा कि नहीं मुझे यूपीएससी ही जाना है, क्योंकि आपने बताया मॉडलिंग में आप थे या मॉडलिंग की तैयारी कर रहे थे, तो अचानक से ये जो हृदय परिवर्तन हुआ कि मॉडलिंग से और यूपीएससी की तरफ, ये झुकाव कैसे आया? मेन पर्पज़ ये था कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो सोशल स्पिरिट तो हमेशा से ही थी, चाहे वो स्कूल टाइम हो या कॉलेज टाइम हो। मगर एक होता है कि आप एक पैशन होता है आपका एक्टिंग की तरफ या किसी भी दूसरी तरफ, तो वो मेरी हॉबी रही है हमेशा से। तो मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ करियर बना सकती हूँ, बट क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और यूपीएससी का तो पहले ख्याल नहीं था, पर ये था कि कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर निकाल लूँ ताकि नौकरी लग जाए। और इस बीच काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स निकले भी मगर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता था। फाइनली दिल्ली आने का जो आपने पूछा, तो दिल्ली मैं 2021 में आई थी जब मेरा जामिया मिलिया का आरसीए एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ था। और उसके बाद 1 साल और मैं अतिया फाउंडेशन में रही। जी, तैयारी के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं या जो प्रिपरेशन में लगातार बच्चे लगे रहते हैं वो 16-16, 18-18 घंटे पढ़ते हैं। तो आपने तैयारी अपनी कैसे की, कोई स्ट्रेटजी बनाई और वो स्ट्रेटजी क्या थी कि नहीं 16 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है या जो भी पढ़ना है मन लगा के पढ़ना है, वो पूरी मतलब योजना क्या थी? कैसे आपने अपना पूरा शेड्यूल बनाया? क्या सुबह जल्दी तैयारी करते थे, सुबह जल्दी उठना था? क्या आपकी दिनचर्या में क्या कुछ शामिल था? सबसे पहले तो ये है कि टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होता है और कहीं ना कहीं आपको अपने दिन को टारगेट के हिसाब से सेट करना होता है कि आज आपको इतना तो कंप्लीट कर ही लेना है। जब मैं शुरुआत में इस प्रिपरेशन में आई थी तो मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। फिर धीरे धीरे करके लोगों की हेल्प ली और अलग अलग आरसीए से काफ़ी सारे मेंटर्स ने हेल्प की और फिर फाइनली अतिया फाउंडेशन से एट दी एंड मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। और वहाँ पे बेस्ट चीज़ ये थी कि वहाँ पे आप अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आप बिल्कुल आइसोलेशन में होकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो बेस्ट यही होता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, पर आप जितना पढ़ रहे हैं इफेक्टिवली पढ़िए। और दूसरी चीज़ अपनी सोशल सेटिंग से या आपके जो सोशल रिलेशन है उनसे बिल्कुल कट ऑफ मत होइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको इस प्रिपरेशन में एक स्टेबिलिटी और एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
मन में कोई निश्चय लिया था, कोई दृढ़ किया था, या फिर कोई ऐसा डिटर्मिनेशन हो कि नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता था कि बजाय, खासकर जो यूपी बिहार के लड़के हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मन में कोई एक डिटर्मिनेशन था, कोई इच्छा शक्ति थी कि नहीं करना ही है? ऐसा मैं ये कहूँगी कि ऐसा था कि मुझे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने जैसा बताया मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, तो नौकरी कहीं भी मिल जाती मैं ज्वाइन कर लेती। लेकिन ये बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ मैं ऊपर वाले का भी, और बहुत सारे मेंटर्स जिन्होंने मेरी हेल्प की उनका भी, कि यूपीएससी क्वालिफाई हो पाया। तो I was very much satisfied with whatever I was doing, but somewhere I wanted to be at a place जहाँ पे शायद मैं अपनी फैमिली को एक बेटर जीवन प्रोवाइड कर सकूँ, और साथ साथ जो मेरा पैशन है कि लोगों की हेल्प करना और कहीं ना कहीं एक बेटरमेंट की तरफ बढ़ना, और सोसाइटी में कहीं ना कहीं अपने रोल को अपने एज अ ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूट करना, तो उस दिशा में भी काम कर पाए। क्रेडिट देना चाहें अगर किसी को? जी बिल्कुल, मेरी फैमिली ने मेरे बहुत सपोर्ट किया है पूरी जर्नी में, और मेरी माँ और मेरी बहन। मेरी माँ हमेशा से मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उन्होंने जितनी स्ट्रगल सही हैं उसके बाद भी वो काफ़ी हंसमुख हैं। और मेरी बहन, शी इज़ ऑलवेज बीन अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ मी, और उन्होंने, शी इज़ मोर मैच्योर देन मी, तो वो मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। बहुत टाइम ऐसा हुआ व्हेन आई वाज इन डिप्रेशन, सो उस दौरान आई मेट अतिया आंटी ऑल्सो। She took me to the hospital at that time when I was in Atiya Foundation. So a lot of people has been so much important in my journey. I want to thank all of them. जी, अतिया के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें तो? जी, मैं अतिया फाउंडेशन को यही बोलना चाहूँगी कि वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और व्हेन यू कम इन यूपीएससी प्रिपरेशन, आपका स्ट्रगल शायद बहुत सारे लोगों का तो लंबा ही होता है, सो वो स्ट्रगल कंटिन्यू रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो या फिर इकोनॉमिक सपोर्ट हो। सो उस दिशा में अतिया फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। किस तरीके की सुविधाएं आपको वहाँ मिलती थी, अगर कुछ बता सकें? जी, मैं वहाँ पे कुल कुछ महीने रही थी, और वहाँ पे जो वहाँ पे जो हमें सुविधाएं मिलती थी उनमें ये था कि सबसे पहली अच्छी बात ये है कि वहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है, तो वहाँ पे फ्री फूड, एंड यू डोंट हैव टू पे एनी इलेक्ट्रिसिटी बिल और एनीथिंग, एंड द लाइब्रेरी इज़ देयर, एंड अ वेरी क्वाइट एटमॉस्फेयर इज़ देयर, प्लस द सेफ्टी थिंग, वो लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। उन्होंने वार्डन स्पेशली वहाँ पे अपॉइंट किया है, कैमराज लगा रखे हैं, और बिल्कुल एक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वहाँ पे सारा सिस्टम चलता है। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है एज सच, तो जो बच्चे हैं वही उस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, और जो मेंटर्स हैं जो वहाँ से ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो ये वहाँ की एक बहुत पॉजिटिव बात है। कुछ डिसाइड किया है कि किस सेवा में जाना चाहती थी, या मन होता है ना कि किसी का मन होता है कि मुझे आईएएस ही बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, तो वो तो रैंक के हिसाब से डिसाइड होता है, लेकिन मन में कुछ इच्छा है कि नहीं मुझे इस सेवा में ही जाना था? मेरा जो पर्पस रहा है वो ये रहा है कि जो भी आपको ज़िंदगी में मिल रहा है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहिए, एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड एंड द पीपल हु आर अराउंड यू, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं मिल पाता है, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। तो मेरी यही कोशिश है कि मुझे जो कुछ भी मिलता है, चाहे वो कोई भी सर्विस हो, मैं पूरी निष्ठा से, ऑनेस्टी से काम करना चाहूँगी उस दिशा में। आपने अपने आसपास के लोगों के बारे में जिक्र किया, तो अक्सर ये कहा जाता है कि जब आप तैयारी करते हैं तो लोग आपके चाहने वाले भी होते हैं, लोग आपको मोटिवेट करने वाले भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी टांग खींचने वाले होते हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, तो कभी ऐसा हुआ हो कि लोगों को असफल होते हुए देखा हो, लोगों के अटेम्प्ट्स देखे हों कि भाई उन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में रह गए, तो कभी किसी की असफलता के किस्से जो कभी अंदर थोड़ा बहुत डराते हों, कभी ऐसा हुआ? जी बिल्कुल हुआ है। मुझे याद है मेरी अपनी रूममेट थी व्हेन आई वाज इन जामिया, शी वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, मच बेटर देन मी, बट शी वाजंट एबल टू क्वालिफाई, शी रीच्ड टिल द स्टेज ऑफ इंटरव्यू। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही, वो मुझे हमेशा समझाती थी व्हेन आई यूज्ड टू स्टे इन जामिया। और मेरी दूसरी रूममेट विकल्पा एंड अमारा हैज़ बीन वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, सो शी गॉट सिलेक्टेड इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एंड आफ्टर दैट इन IAAS, सो शी हैज़ ऑल्सो बीन अ वेरी स्टेबल पर्सनैलिटी फॉर मी। तो इन दोनों ने ही मुझे हमेशा से पुश किया कि नो मैटर आपको कितने अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आगे बढ़ते जाइए।
मेरा अगला सवाल आपसे होगा वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, क्योंकि आज देश में वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। हमारे सेंट्रल लीडरशिप में अगर आप देखें तो कई ऐसी महिला हैं जो बड़े ओहदों पे हैं, जो चाहे आप स्मृति ईरानी की बात कीजिए, आप मीनाक्षी लेखी की बात कीजिए, आप दूसरी महिलाओं की बात कीजिए, या फिर सर्विसेज में आपने देखा कि IAS IPS में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं और जो आज समाज के लिए एक आईना है। तो मैं अगर आपसे आपके विचार जानना चाहूँ महिला एम्पावरमेंट के बारे में, तो आप क्या सोचती हैं? देखिए, जिस हिसाब से हमारा इतिहास रहा है और जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि किस हिसाब से महिलाओं की सिचुएशन है अभी, सो उस दिशा में विमेन लीडरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग देखते हैं हर सेक्टर में विमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेड। अगर हम पॉलिटिकल सेक्टर में देखें तो बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है इन पार्लियामेंट, ओनली 14%। इसके अलावा भी बाकी सारे सेक्टर्स में भी काफ़ी कम है। तो कहीं ना कहीं ये एक सोसाइटी को सेंसिटाइज करने की तरफ और लोगों की तरफ एक्सेप्टेबिलिटी लाता है ये चीज़ कि हम लोग वुमेन को भी एज अ लीडर एक्सेप्ट करें और कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करें। और वुमेन लीडरशिप मेरे लिए ये नहीं है कि हम लोग मेल के रोल को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं, बल्कि इट्स मोर अबाउट सपोर्टिंग ईच अदर एंड बीइंग टुगेदर विद ईच अदर, साथ में रह के देश के विकास के लिए और स्वयं के विकास के लिए कार्य करना। वुमेन रिजर्वेशन को लेकर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या विचार हैं आपके? मैं ये कहूँगी कि वुमेन रिजर्वेशन जो है अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, बहुत अच्छा एक स्टेप हो सकता है, क्योंकि हम लोग ऐसा कहते हैं कि कहीं ना कहीं औरतों की ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल होती है, बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और सेफ्टी को लेके हो गया चाहे, या सोशल बैरियर्स हो गए। तो उस दिशा में विमेन रिजर्वेशन जो है वो एक वेलकम स्टेप हो सकता है, मगर वही है कि हमें इस दिशा में शायद और डिबेट्स और डिस्कशन करने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ आप रेशियो अगर देखें मेल फीमेल का, तो अभी भी फीमेल का रेशियो काफ़ी कम है, और कई सारे ऐसे दूर सुदूर प्रदेश हैं, राज्य हैं, सूबे हैं, जहाँ पर खासकर लड़कियों को अभी गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो आप जैसे लोग भी हमारे सामने हैं जो एक जीता जागता जीवंत उदाहरण हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि जब वो बेटियां पढ़ती हैं, बढ़ती हैं, तो आप जैसे लोग सामने निकल कर आते हैं। जी जी बिल्कुल। बहुत ही दुखद चीज़ है ये फीमेल फीटिसाइड जिसकी आपने बात की, और जो जिस तरीके से औरतों की कंडीशन है गाँवों में, कस्बों में और बाकी सारी जगहों पे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा एम्पावर कर सकती है, आपको इकोनॉमिकली स्टेबल बना सकती है, तो आप अपनी लाइफ के डिसीजंस भी खुद ले सकते हैं। मगर इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो आपके माँ बाप का होता है, और आसपास रहने वाले लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो कहीं ना कहीं इंसान को वो जीने का हक आप दें, और अगर आपके आसपास कोई ऐसी बेटी है या कोई ऐसा गलत काम कर रहा है, तो आप उसको बिल्कुल सपोर्ट ना करें, और शिक्षा की दिशा में हमेशा अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि एज अ वुमेन हम लोग बहुत सारी सिचुएशंस देखते हैं, हमेशा से फेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो रेजिलियंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर वही रेजिलियंस और वही डिटर्मिनेशन हम लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में या किसी भी फील्ड में औरतों को हम आगे बढ़ाने में देते हैं, तो इसमें बहुत ही आगे हमारे देश का भी बहुत ज़्यादा नाम रोशन हो सकता है। और साथ साथ जो जैसा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी कहती है कि कहीं ना कहीं औरतों का कंट्रीब्यूशन नहीं है इकोनॉमिकली उतना, तो हमें काफ़ी बिलियंस का लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बिलियंस का लॉस भी बहुत कम हो सकता है। हॉबीज़ क्या है, कुछ हॉबीज़ जो हमें आप बता सकें? जी जी। तो ऐसा मैंने अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में भी भरा था। तो मुझे एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था, और अभी भी थोड़ी बहुत मैं मिमिक्री में कर लेती हूँ। तो स्ट्रीट प्लेज में मैं काम करती थी और साथ में थिएटर में। इसके अलावा मुझे फिल्में देखना भी पसंद है, स्पेशली थ्रिलर मूवीज़। और इसके अलावा जो मैंने अपनी माँ से सीखा है वो है कस्टमाइजेशन ऑफ ओल्ड क्लोथ्स। जो भी पुराने कपड़े होते हैं उससे हम किस तरीके से नए कपड़ों में परिवर्तित कर सकते हैं और रीडिज़ाइन कर सकते हैं। एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सोल्यूशन भी है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं थ्रू हिज लाइफ कैंपेन कि हम लोगों को एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वेज की तरफ जाना चाहिए। तो ये कुछ हॉबीज़ मैं रखती हूँ। चलिए चलते चलते मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। आज समाज में जिस तरीके से लड़कियों की जो मौजूदा स्थिति है और जिस तरीके से उनकी एजुकेशन को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हों चाहे उनके गार्जियंस की तरफ से हों, तो मैं आपसे सिर्फ अगर ये जानना चाहूँ कि उन बच्चों के लिए अगर आपकी तरफ से कोई संदेश हो जो आप उन खासकर उन लड़कियों को अगर कोई आप संदेश देना चाहें तो।
सबसे इम्पोर्टेंट संदेश यही है कि आप सबसे पहले तो अपनी दिशा निर्धारित करें, और अगर आपने अपनी दिशा निर्धारित कर ली है तो मैं ये पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने बड़े स्कूल से पढ़ रहे हैं। अगर आप बेसिक एजुकेशन भी प्राप्त कर लेते हैं तो आपके पास हमेशा चांस रहता है कि आप आगे जा सकते हैं। मेरी एजुकेशन जो है वो केंद्रीय विद्यालय से हुई है, मैं हमेशा गवर्नमेंट स्कूल से और कॉलेज से ही पढ़ी हूँ। तो हमेशा से अपने अंदर वो डिटर्मिनेशन रखिए कि आप आगे कुछ कर सकते हैं। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर बाकी लोग भी हैं, अगर वो ऐसे किसी पेरेंट को आसपास देखते हैं कि वो उनकी बेटियों को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो इनिशिएटिव लीजिए। जैसे कि अतिया फाउंडेशन है, उसने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो जो माली हालत जिन बच्चों की अच्छी नहीं होती है वो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो ऐसा ही कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हैं हमारे देश में, वो ऐसा कोई स्टेप ले सकते हैं इस दिशा में। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ पेरेंट्स एंड ऑल द टीचर्स, प्लीज़ फोकस ऑन विमेन एजुकेशन। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा आगे बढ़ते रहिए। स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा आएंगी और शायद आपकी हेल्थ ठीक ना रहे, शायद आप फाइनेंशियली ठीक ना रहें, मगर हमेशा ये सोचिए कि शायद आपके लिए एक बेटर फ्यूचर इंतज़ार कर रहा है। चलिए तस्कीन, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमें समय दिया, हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, शुक्रिया। तो तस्कीन जैसे कई और बच्चे हैं जो आज समाज में आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये इनिशिएटिव है, और वो लगातार ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटियां बचेंगी तभी तो बेटियां पढ़ेंगी, और जब बेटियां पढ़ेंगी तो तस्कीन जैसे लोग सामने निकल कर आएंगे। फिलहाल तहजीब टीवी की खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तहजीब टीवी। नमस्कार।